नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज का सेशन ह्यूमन ब्लड स्ट्रक्चर पार्ट 3 आपके सामने। आज यह लास्ट सेशन होगा ह्यूमन ब्लड स्ट्रक्चर का। रोज की तरह 3-5 सवाल हम पूछेंगे, पांचों सवालों का डिस्कशन करेंगे और थ्योरेटिकल डिस्कशन में आज ब्लड प्लेटलेट्स की बारी है। ब्लड प्लेटलेट्स होते क्या हैं, ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है और ब्लड प्लेटलेट्स कैसे रुधिर के थक्का बनाने में सहयोग करते हैं, इसका पूरा लेखा जोखा आज आपके सामने रखेंगे। आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे पटवारी की हो, चाहे जेल प्रहरी की हो, चाहे वन रक्षक की हो, और परंपरागत परीक्षा जो हमारी नीट पीएनएसटी की है, पीएससी यूपीएससी है, कि सभी के लिए यह सेशन आवश्यक है। साइंस और टेक्नोलॉजी का महत्व अब इसलिए बढ़ गया है कि वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस और टेक्नोलॉजी को जोड़ा है। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा है, ध्यान से इसको देख लीजिए। इसमें हमने प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल का परसेंटेज दिखाया है। ध्यान से इसको आप देखें तो 55% के आसपास प्लाज्मा है, उसमें आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, इसका पूरा लेखा जोखा फ्रंट पेज पर दिख रहा है। और इस फ्रंट पेज पर से कुछ सवाल के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल डिस्कशन में जैसा कि हमने बताया है कि ब्लड प्लेटलेट्स का और कोagulation का एक सीधा संबंध है, जिसको आगे हम विस्तार से आपको बताएंगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए। एक नंबर पर जैसा है वैसा हमने बनाया, 1, 2 पर, और सब जगह नंबर लिखा। ये जो गोल गोल रचना आप देख रहे हैं, ये ब्लड है हमारा। एक ट्यूब में ब्लड दौड़ रहा है, जिसमें ये गोल वाली तो आपको दिख ही रही है, ये आरबीसी है। और जो ये गोलाकार रचनाएं दिख रही हैं, ये ध्यान से देखिए, ये गोलाकार रचनाएं, जैसे यहां गोलाकार ये रचना, यहां गोलाकार रचना, यही रचना प्लेटलेट कहलाती है। दूसरे रचना में आप देख रहे हैं ये वाली आरबीसी है, और तीसरे में जब हमारी ये नाली या ब्लड वेसल टूटती है तो कैसे आरबीसी बाहर भागती हैं, ये दिखा रहा है। और चौथे में आप देख रहे हैं कि एक धागे में सबको उलझा दिया गया है। ध्यान से देखिए, ये चौथा नंबर, और ये चौथा नंबर जब इस तरह की संरचना में दिख रहा है तो वही उसका क्लॉट कहलाएगा। क्लॉट क्या करेगा, यहां जो ब्लड की सप्लाई शुरू है ये यहां पर रुक जाएगी और इसका सीधा प्रवाहन जारी रहेगा। मान लीजिए ये क्लॉटिंग न होती तो यहां से आता हुआ ब्लड यहीं से निकलता होता, इसलिए क्लॉटिंग जरूरी थी। कौन एक्टिव है, कौन आराम कर रही है, यह भी प्लेटलेट्स को देख लीजिए। यहां जो प्लेटलेट्स आकर के फंस गई या जिसने खून को बंद कर दिया, बाहर बहना खून का बंद हो गया, वो एक्टिव प्लेटलेट्स कहलाएंगी। और जो ये विश्राम की अवस्था में है, ये हमेशा ब्लड में दौड़ती हुई रहती है। इसी बात को आगे हम विस्तार से समझा रहे हैं आपको कि प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है। इस पर कई सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए। प्लेटलेट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। इसका सबसे प्रमुख योगदान है रक्त के थक्का बनने में। एक लाइन में इस बात को समझिएगा, रक्त के थक्का बनने में इसका प्रमुख रोल होता है।
और जैसे ही कोई नस टूटती है, मान लीजिए नस है, यहां से ब्लड दौड़ रहा है, किसी कारणवश यहां पर ब्लेड लग गई, कट गया, और जैसे ये कटता है यही प्लेटलेट्स तुरंत बाहर आते हैं आरबीसी के साथ, आरबीसी भी बाहर, ये भी बाहर, सब बाहर आते हैं, और जैसे ये वातावरण के संपर्क में आते हैं बाहर, वैसे एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, और जैसे यह रासायनिक पदार्थ बनेगा यहां पर क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर के यही यहां अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि प्लेटलेट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, दे ब्रेक ओपन when they come in the contact with the sharp edge of broken blood vessels, release chemicals which begin the blood clotting process. जब तक ये नाली सही है, चमड़ी ऊपर की सही है, कट्टी नहीं हुई है, तो ब्लड प्लेटलेट्स बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे, और जैसे ये कटा, ब्लड प्लेटलेट्स बाहर की तरफ बढ़ा और वातावरण से जुड़ा, साथ ही इसकी दीवार के पास, जैसे कटी हुई दीवार के पास पहुंचता है, एक रासायनिक पदार्थ इससे निकलता है। उसका आगे हम विवरण देंगे कौन सा रासायनिक पदार्थ है, और तुरंत ही यह क्लॉटिंग शुरू करता है। तो पहले चित्र में यहां पर नस जो है कट गई, खून बहना शुरू हुआ, और दूसरे चित्र में ध्यान से देखिए, यहां पर एक ओवर प्रोजेक्शन दिखा, जहां बहुत सारी कोशिकाएं आपस में उलझ करके उस रास्ते को बंद कर रही। तीसरा एक चित्र देखिए, इस पर कॉम्पिटिटिव सवाल पूछे गए, कितने पॉइंट पर पूछे गए ये हमने हाथ से लिखा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 सवालों की हमने एक लिस्ट तैयार की। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं सब में देखा कि ब्लड प्लेटलेट्स से जुड़े हुए कितने सवाल पूछे गए, हमें 7 सवाल मिले, उसको हमने क्रमबद्ध इस पर कर दिया है। ब्लड में इनका जो काउंट होता है प्लेटलेट्स का, वो कितने लाख है, पहला तो आपको बताना है 1.5 से 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स काउंट होते हैं। ये जब प्लेटलेट्स काउंट घटते हैं तब खून का बहना शुरू हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, खून लगातार बहता है। एक दूसरी बात, इन प्लेटलेट्स का, जैसे हमने आरबीसी में बताया था कि 120 दिन वो जिंदा रहती है, डब्ल्यूबीसी 1 हफ्ते जिंदा रहती है, ऐसे इसका लाइफ स्पान 10 दिन का होता है। यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। एक सवाल में एमपीएसआई में पूछा कि यह बनती किससे है। आप याद करिए, इसके पहले वाला वीडियो, आरबीसी के निर्माण के लिए एक बोन मैरो से एक कोशिका बनती थी जो आगे जाकर के आरबीसी में या एरिथ्रोसाइट में बनती थी। उसी तरह से प्लेटलेट्स को बनाने के लिए मेगा कैरियोटोसाइट सेल होती हैं जो प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं। अंडरलाइन कीजिएगा, याद कीजिएगा। इनका मुख्य काम होता है प्लेटलेट्स का रुधिर का थक्का बनाना। यह भी सवाल पूछा। इसमें किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, यह भी सवाल पूछा गया। याद कर लीजिएगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन जो है इनके अंदर पाई जाती है। एक सवाल पूछा गया कि इसमें न्यूक्लियस होता है नहीं होता, इसका जवाब याद रखना, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसके पहले के वीडियो में आप देखेंगे तो वहां पर भी हमने बताया है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। इनका निर्माण बोन मैरो के उसी पार्ट में होता है जहां 2 हड्डियों के बीच जो खोखला स्थान होता है वहां पर सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, वही सॉफ्ट टिश्यू बोन मैरो कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 7 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, यहीं पर से सवाल अक्सर पूछे गए। एक सवाल और समझा दें आपको कि रुधिर का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या है। जो 11th और 12th वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो एक 60 तरीका देखें। मान लीजिए ये आ जाए कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, या पीएससी में पूछ दिया जाए कि 200 शब्द लिखिए ब्लड की क्लॉटिंग पर, कैसे लिखोगे। सबसे पहले चोट लगेगी, क्लॉटिंग तभी जरूरत पड़ेगी जब चोट लगेगी, यानी टिश्यू टूटा, घायल हुआ। क्या घायल हुआ? घायल ऊतक होगा,
वह घायल तक जैसे कटा तुरंत प्लेटलेट्स बाहर की तरफ भागेंगी, क्योंकि खून बाहर जाएगा, खून का ये हिस्सा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब बाहर की तरफ भागेंगे। और जैसे ही प्लेटलेट्स बाहर के वातावरण के संपर्क में आएगा या टिश्यू के संपर्क में आएगा, दोनों आपस में मिल करके एक विशेष रचना थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। पहली रचना, पहला प्रोडक्ट क्या हुआ, चोट लगी, और चोट लगने के बाद जो टिश्यू था वो तुरंत प्लेटलेट्स के साथ क्रिया करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करने के लिए ये कैल्शियम आयन को पकड़ता है, और प्रोथ्रम्बिन पहले से उपस्थित जो होती है उसको, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोथ्रम्बिन हमारे ब्लड में पहले से है, उसी प्रोथ्रम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल देता है। हमारी आवाज को सुनते रहिएगा और चाहिए तो लिखते रहिएगा। क्या हुआ, थ्रोम्बिन प्रोथ्रम्बिन हमारे पास पहले से ब्लड में है, और प्रोथ्रम्बिन तभी एक्टिव होगी जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगी, और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर के, कैल्शियम आयन के उपस्थिति में प्रोथ्रम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देती है। और थ्रोम्बिन जैसे ही बना एक्टिवेट कर देता है किसको, फाइब्रिनोजन को। फाइब्रिनोजन ये भी प्रोटीन वही है। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन प्लस आरबीसी के साथ एक जाल बनाता है, और वही जाल क्लॉट कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, ब्लड की क्लॉटिंग कैसे हुई, पहले टिश्यू टूटा, टिश्यू टूटने के बाद तुरंत एक्शन में आ गई प्लेटलेट्स, दोनों ने आपस में मिलकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसी एक रासायनिक रचना का निर्माण करते हैं। यह रासायनिक रचना जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, पहले से हमारे ब्लड में उपस्थित प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेट होकर के थ्रोम्बिन में बदल जाता है, और यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो पहले से है, कहां है, ब्लड में है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये फाइब्रिनोजन एक्टिव हो जाती है थ्रोम्बिन के बनते ही, थ्रोम्बिन उसको एक्टिव कर देता है, और जाल और आरबीसी आपस में फंस जाते हैं, यही क्लॉट कहलाता है। तो ध्यान से ब्लड क्लॉटिंग को लिखिएगा, लिख करके हमारे पास भेजिएगा, हम बताएंगे कि आपने सही लिखा कि नहीं लिखा। और यदि 100 शब्दों में 200 शब्दों में आता है तो ये चित्र जरूर याद रखिएगा। पीएससी वाले, यूपीएससी वाले जो आंसर राइटिंग के सेशन में जा रहे हैं उनके लिए बहुत फायदे का है, और जरूर ये ब्लड क्लॉटिंग पर सवाल पूछता है। अब चलते हैं हम अपने सिस्टम की ओर। 5 सवाल आपके सामने रखेंगे और इन 5 सवालों का एक विस्तार से डिस्कशन भी देंगे। कई परीक्षाओं में ये एक सवाल ये पूछा गया, कई परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। पहला सवाल, निम्न में से कौन सा विटामिन, ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा विटामिन लीवर में, फिर ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन लीवर में प्रोथ्रोम्बिन तथा प्रोथ्रोम्बिन बना कहां था, थोड़ा वापस आकर के आपको इस प्रश्न पर ले चलते हैं। ये देखिए प्रोथ्रोम्बिन है, कब एक्टिवेट हुआ था, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बना था, और थ्रोम्बोप्लास्टिन ने एक्टिवेट कर दिया कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल गया। सवाल को देखिएगा, सवाल क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन लीवर में प्रोथ्रोम्बिन तथा ब्लड का थक्का जमाने वाले कारक को बनाने के लिए आवश्यक है।
निम्न में से कौन सा विटामिन, विटामिन की बात कर रहा है, कौन सा विटामिन लीवर में प्रोथ्राम्बिन तथा ब्लड का आपस में थक्का बन जाए, उसके लिए किस विटामिन की जरूरत है, कुल मिलाकर के हम ये पूछ रहे हैं। लिखा जरूर लंबा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम यहां पर विटामिन ही आपसे पूछेंगे। जरा बताइएगा, क्या वो विटामिन थायमिन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो विटामिन फाइलोक्यूनेन है, फाइलोक्यूनोन है। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड है। और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो विटामिन पायरोडॉक्सिन है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। और वहां जहां हमने वो लाइन डाली है, जहां कैल्शियम आयन की उपस्थिति दिखाई है पीछे के डायग्राम पर, वहीं कहीं ये विटामिन चाहिए। और वो विटामिन कौन सा है, सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो इसका डिस्कशन तो हम करेंगे ही। बच्चों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, रक्त दाब को मापने के लिए, रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए डैश 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 एपरेटस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए या मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? सीधा सवाल है, क्या यह स्फेग्नोमैनोमीटर है, स्फेग्नोमैनोमीटर है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह स्पाइरोमीटर है, स्पाइरोमीटर है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह थर्मामीटर है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर है। इसमें से एक ही जवाब सही है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। और यह पर परीक्षा कांस्टेबल की जो परीक्षा होती है उसमें पूछा, जेल प्रहरी में भी पूछा है, ब्लड प्रेशर नापने का वो उपकरण कौन सा है, इसका भी डिस्कशन करेंगे। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, किसके संचय के कारण, किसके संचय या कलेक्शन के कारण, किसके संचय के कारण संधिवात होता है। इसी को गठिया भी बोलते हैं, गठिया रोग। किसके संचय के कारण संधिवात या गठिया रोग होता है? क्या यह यूरिया है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह यूरिक अम्ल है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह अमोनिया है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह गुआनीन है। सवाल था, किसके संचय के कारण गठिया रोग हो। क्या यूरिया है, क्या यूरिक एसिड है, क्या अमोनिया है, क्या गुआनीन है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, नहीं तो विस्तार से तो हम बताएंगे ही। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, लिम्फ या इसी को लसिका बोलते हैं, लिम्फ या लसिका क्या है? व्हाट इज लिम्फ? क्या यह WBC रहित ब्लड है? WBC
रहित रक्त है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह आरबीसी रहित रक्त है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या स्वयं ये जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, स्वयं ये जीव द्रव्य है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह लघु पट्टिकाओं से रहित जीव द्रव्य है। सवाल था हमारा, लिम्फ या लसी का क्या है? क्या WBC रहित रक्त है? मतलब WBC ना हो ऐसा ब्लड लिम्फ कहलाएगा। सवाल को समझ लीजिएगा। क्या RBC ना हो ऐसा ब्लड हो, उसको आप कहेंगे। क्या यह स्वयं एक प्रोटोप्लाज्म है? क्या छोटी छोटी पट्टिकाओं से रहित ये जीव द्रव्य है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, सोच समझ कर जवाब करिएगा। और सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने, 5वां सवाल। निम्नलिखित गैसों में से निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस रक्त में मौजूद नहीं होती, ब्लड में मौजूद नहीं होती? 5वां सवाल है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस ब्लड में नहीं होगी? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह ऑक्सीजन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह नाइट्रोजन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह कार्बन डाइऑक्साइड है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह कार्बन मोनोऑक्साइड है? कौन सी गैस मौजूद नहीं होगी? कुल मिलाकर के ये सवाल हमने पूछा। सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो हम तो विस्तार से बताएंगे ही आपको। तो ये हमारे 5 सवाल पूरे होते हैं। आपको ये बताना है कि कितने सवालों का आपने सही जवाब किया। अब चलिए हम आपको लिए चलते हैं पहले सवाल पर, जिसका थ्योरेटिकल डिस्कशन या और जो सवाल हैं उनको कैसे हम ऐड करते हुए लिखें। लिम्फ में कौन सा विटामिन लीवर में प्रोथ्राम्बिन तथा ब्लड का थक्का जमाने वाले कारक को बनाने के लिए आवश्यक है। पहले सवाल का सही जवाब होगा फाइलोक्विनोन। किस विटामिन का रासायनिक नाम है, यह आपकी जिम्मेदारी है, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आइए हम विस्तार से आपको बताते हैं कि फाइलोक्विनोन विटामिन लीवर में प्रोथ्रोम्बिन तथा ब्लड का थक्का जमाने वाले कारक को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। प्रोथ्राम्बिन और ब्लड का थक्का बने, इसके लिए आपको फाइलोक्विनोन विटामिन लेना ही पड़ेगा, तभी आपका ब्लड क्लॉट होगा। एक तो ये उत्तर हुआ। इस विटामिन के स्रोत कहां कहां हैं, यह सवाल वन रक्षक की परीक्षा में पूछा गया, तो वो भी लिख लीजिए।
इस विटामिन के प्रमुख स्रोत पत्ता गोभी में। इस विटामिन के प्रमुख स्रोत पालक में। इस विटामिन का प्रमुख स्रोत गाजर, हरी सब्जी, अंडा और मछली। यह भी एक सवाल में पूछा कि इस विटामिन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं या किसमें यह विटामिन फिलोक्विनोन उपस्थित है। तो आप याद रखिए, पत्ता गोभी में, पालक में, गाजर में, हरी सब्जी में, अंडा और मछली में पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य फिलोक्विनोन का मुख्य कार्य ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना होता है। तो यह पहले सवाल का डिस्कशन हुआ। आपने इसका सही जवाब लिखा फिलोक्विनोन। सवाल को पढ़िएगा, सवाल थोड़ा घुमाते फिराते और इस तरह से टिपिकल करते हैं एग्जामिनर कि ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और सही जवाब ना कर। तो कौन सा विटामिन लीवर में प्रोथ्राम्बिन और ब्लड का थक्का जमाने वाले कारक को बनाने के लिए? उत्तर है फिलोक्विनोन। आइए दूसरे सवाल। इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है। इसमें रक्त का यदि दाब दबाना है तो उसको स्फेग्नोमीटर कहते हैं। मैनोमीटर। मैनोमीटर जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, वो मशीन का नाम है। तो ये सिर्फ इसको मशीन के बारे में रखिएगा, बाकी को सब आप जानते हैं कि कौन सा उपकरण कहां इस्तेमाल होता है। तीसरा सवाल देखिए, किसके संचय के कारण गठिया रोग होता है? ये जरूर है। इसका सही जवाब होगा जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो गठिया रोग या संधिवात होता है। कैसे होता है? यूरिक अम्ल के संचयन, यूरिक अम्ल के संचयन के कारण यह रोग होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, खून में, यह भी सवाल पूछा गया, खून में यदि यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, खून में यदि यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो मनुष्य में संधिवात या गठिया रोग हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, यदि समय पर इस रोग का इलाज नहीं किया जाता तो मनुष्य लुंज पुंज हो जाता है। लुंज पुंज, मान लीजिए हड्डियां सही ढंग से काम ना करें, हड्डियां ठीक से ना खुले तो मनुष्य लुंज पुंज की कंडीशन में, ऐसे बैठा है तो ऐसे,
दर्द हो रहा तो किया ऐसे, लुंज पुंज होकर रह जाता है। अब लुंज पुंज का दूसरा शब्द हमें नहीं मिला, क्योंकि हम सीधा इसमें लिख रहे हैं, अपनी भाषा में लिख रहे हैं। यदि समय पर इस रोग का इलाज नहीं हुआ तो मनुष्य जो है टेढ़े मेढ़े अवस्था में, टूटे हुए अवस्था में, डिस्टर्ब अवस्था में आपको मिल सकता है। चौथा सवाल हमने पूछा कि लिम्फ या लसिका क्या है। इसका सही जवाब होगा आरबीसी रहित रक्त है, सही जवाब। क्या यह अंतःस्रावी द्रव है कि बहिर्स्रावी द्रव है, यह भी सवाल पूछा गया। तो सबसे पहले उसी सवाल को लिखिए कि लसिका एक अंतःस्रावित द्रव है, अंतःस्रावित द्रव है। दूसरे सवाल में पूछा कि ये कहां कहां पाया जाता है, ये भी नोट कर लीजिए। मानव की जो कोशिकाएं होती हैं, मानव की कोशिकाओं के या सेल्स के, मानव की कोशिकाओं के बीच बीच में लिम्फ पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन दे, तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा वो आपको बता दें। लसिका की जो रचना होती है, जो इसका स्ट्रक्चर है, क्या आप जानते हैं कि इसकी संरचना जो है प्लाज्मा से मिलती जुलती है? यह भी पॉइंट लिख लीजिए कि लिम्फ की रचना प्लाज्मा से ही मिलती जुलती है। जैसे प्लाज्मा अलग से सेपरेट होकर के अलग इकट्ठा होता है, करीब करीब वैसी रचना इसकी मिलती है। तो यह सवाल भी नोट कर लीजिएगा कि लसिका की रचना या लिम्फ की रचना ब्लड प्लाज्मा से मिलती जुलती है। कुछ भिन्न भी हो सकती है, कुछ भिन्न भी हो सकती है। एक सवाल में यह पूछा कि लिम्फ के अंदर किस प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। इसका जवाब नोट करिएगा कि लिम्फ में व्हाइट ब्लड सेल्स या सफेद रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स पाई जाती है। तो ये 4 पॉइंट चौथे सवाल के लिए रखेगा। बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस ब्लड में मौजूद नहीं होती? इसका सही जवाब है, कौन सी गैस? लिखो जरा कमेंट बॉक्स में, क्या आप भी जानते हो कि कौन सी गैस नहीं होती? इसका सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको विस्तार से आज फिर समझा दें आपको, ताकि ब्लड की संरचना, क्योंकि ये लास्ट सेशन है, आप पूरी जानकारी ब्लड के बारे में पा जाओ। तो लिखना, ब्लड एक तरल है जो ब्लड वेसल्स में बहता रहता है। ये एक लिक्विड है, पहली बात तो ये। इसको एक सवाल में पूछा गया कि क्या ब्लड जो है जीवित अवस्था में होता है? क्या करोगे जवाब? इसको भी, इस पॉइंट को लिखना कि ब्लड वेसल्स में या रक्त वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में
प्रवाहित होने वाला यह, प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा, गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य है एवं एक जीवित ऊतक है, एवं एक जीवित ऊतक है। ये तो हर किताब में लिखा होता है कि संयोजी ऊतक है, लेकिन ये समझ लेना ये ऊतक जीवित ऊतक के रूप में, डेड ऊतक के रूप में नहीं होता। तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट, ब्लड जो हमारा है, ब्लड प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मा जो होता है उसकी संरचना पर, उस पर जो सवाल पूछा उनको सबको एक साथ लिख देते हैं कि प्लाज्मा हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का द्रव है जिसमें 90% जल है, जिसमें 90% पानी है, 8% प्रोटीन है और 1% साल्ट है। यह भी सवाल पूछा गया। 5वें पॉइंट में हम लिखने जा रहे हैं कि प्लाज्मा में तैरती हुई अवस्था में गोलाकार केंद्रक रहित आरबीसी पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। मतलब आरबीसी में जो घुलनशील अवस्था में यह पाई जाती है, इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। कार्बन मोनोऑक्साइड, केमिस्ट्री का यह सवाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन होती है कि कोई इसका रंग होता है? यह भी सवाल पूछा तो यह लिखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस है, तथा जो जरूरी चीज है वो आप नोट कर रहे हैं, तथा यह गैस हवा से थोड़ी हल्की होती है। जो एयर है हमारी उससे थोड़ा और हल्की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाए तो वो हवा नीचे रह जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चली जाएगी। और यदि इसकी सांद्रता बढ़ जाए जीव में, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता जीव में बढ़ जाए तो विष का काम करेगी, 7 पॉइंट इस डिस्कशन के साथ इसलिए लिखा क्योंकि इससे जुड़े हुए 5-6 सवाल और पूछे। ब्लड एक
तरल है जो ब्लड वेसल्स में बहता है। ब्लड वेसल्स में प्रवाहित होने वाला है गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव है जिसे एक जीवित ऊतक कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर के बनता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक द्रव है जिसमें 90% पानी है, 8% प्रोटीन है, 1% लवण है। प्लाज्मा में तैरती हुई अवस्था में गोलाकार केंद्रक रहित आरबीसी पाई जाती है और इस आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। यह गैस हवा से थोड़ी हल्की होती है और यदि मनुष्य के शरीर में इसका सांद्रता बढ़ा दी जाए तो मनुष्य जो है मौत के काफी नजदीक पहुंच सकता है। तो बच्चों, आज के ये 5 सवाल पूरे होते हैं। कितने सवालों को आपने सही किया या नए सवाल कैसे आपको हैंडल करने हैं, नए सवालों का जवाब कैसे देना है, इसका पूरा लेखा जोखा आज हमने दे दिया। और यह सेशन जो है ह्यूमन ब्लड का आज आखिरी सेशन था। क्योंकि अब रात के 11 बज चुके हैं, इसलिए आप आराम कीजिए। कल फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।